गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास जो है सातवाहन कालीन संस्कृति है और ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके मौर्योत्तर काल से कम 1 से 2 क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि कुषाण वंश और सातवाहन वंश इन दोनों के कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम सातवाहन कालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे, यानी सातवाहन वंश की कल्चर या सोसाइटी कैसी थी उस बात का अध्ययन किया जाएगा। तो मेन रूप से हमारा जो फोकस होगा वो मूल रूप से हम सोसाइटी को देखेंगे। सोसाइटी के साथ साथ हम रिलीजन और रिलीजन के साथ साथ इकोनॉमी, यानी 3 चीज़ें। यानी आपको मैं बताऊं तो सातवाहन कालीन संस्कृति के अंतर्गत बच्चों सातवाहन संस्कृति, इसमें हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक पर डिस्कस होगा। पहला टॉपिक आपका होगा समाज यानी सोसाइटी, यानी सातवाहन वंश का समाज कैसा था। फिर उसके बाद हम धर्म देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आज की क्लास में इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो सबको जोड़ लीजिए। शेयर एंड लाइक दोनों चीज़ें कर लीजिए बच्चों। ठीक, तो सभी लोग पहले से लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करिए और अपनी संख्या को और इंक्रीज करिए। देखिए, लिंक को चेक करिए। ठीक है, अपनी संख्या को बच्चों और बढ़ाइए। अपनी संख्या को और इंक्रीज करिए। चलिए, तो थोड़ा सा हम आपको एक छोटा सा डेमो दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि 10 तारीख को यानी 10 जून को हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही बच्चों। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास प्लस चैनल पर स्टार्ट हो रही है, प्लस कोर्स में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के साथ साथ एक क्लास आपकी होगी आंसर राइटिंग की, जो 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा ये कोर्स आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक, कोर्स में एडमिशन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए बच्चों। वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक, अपने कोर्स का चुनाव करिए। कोर्स का चुनाव आप करेंगे तो वहाँ पर आपको 2 ईयर और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया गया होगा। इसके साथ साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। ठीक, आप अगर न्यू कमर स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए 2 ईयर और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है बच्चों, वहाँ पर इसकी जितनी भी फ़ी दी गई है, जो भी फ़ी शेड्यूल इसका दिया गया होगा, अगर आप एडमिशन जो है हमारे रेफरल कोड के थ्रू बच्चों आप लेते हैं, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। और अगर इस रेफरल कोड के थ्रू आप जुड़ते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है, रेफरल कोड का चुनाव करना होता है। तो मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप जाएंगे तो 10% आपको छूट दी जाएगी। आपके एडमिशन फ़ीस में 10% रिबेट प्राप्त होगा, यानी लेस कर दी जाएगी और आप आसानी से कोर्स को ले सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो है आपको टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। ठीक, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, वो आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आपका एक डायरेक्ट क्या होगा, एक दूसरे से मुखातिब होंगे हम, आप एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यहाँ पर जुड़िए। अब एक बढ़िया प्लेटफार्म आपको दिया गया है ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, और बहुत से लोगों ने यहाँ से किया भी है, तो आपके सामने एग्जाम्पल भी है और एक चुनौती भी है। आप इससे जुड़े और अपने जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए बच्चों। तो ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव। ठीक, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे सातवाहन कालीन संस्कृति। देखिए, पहले हम सोसाइटी देखेंगे, सातवाहन कालीन समाज। सातवाहन
वंश का समाज, सातवाहन वंश का समाज। ठीक है, देखिए तो चलिए देखते हैं समाज कैसा है। अगर हमने आपसे पिछले क्लासों में बात किया था कि सबसे पहले समाज में हम क्या देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, फिर सामाजिक स्तरीकरण देखते हैं, और इसी क्रम में हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड अपनी बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है बच्चों ये। स्वरूप देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण देखेंगे, स्त्री दशा देखेंगे, और स्त्री दशा के बाद हम फिर मूल रूप से धर्म देखेंगे। वैसे इसमें खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, मनोरंजन का साधन भी शामिल होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि समाज में जब आप सोसाइटी पढ़ते हैं या सोसाइटी अगर आपको कभी लिखने को आए मेंस में, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मनोरंजन के साधन होते हैं समाज के, या खान पान की जो व्यवस्था होती है, यानी भोजन का क्या स्वरूप है, ठीक, या आपके रहन सहन का क्या स्वरूप है, आभूषणों की क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें दर्शाना होता है उसमें। ठीक, लेकिन चूंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम थोड़ा सा सेचुरेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर धर्म, स्त्री दशा, स्तरीकरण और स्वरूप, इतनी सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे सोसाइटी में। ठीक, क्योंकि इसके बाद हमें इकोनॉमी भी बताना है, और इकोनॉमी भी एक आपका इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपनी संख्या को आप बढ़ाते रहिए आप लोग जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि संख्या आपकी इंक्रीज करे। ठीक, पिछले 2 दिनों में संख्या कम रही है क्योंकि लिंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है बच्चों, और आप लोग थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ाइए। तो चलिए पहले स्वरूप देखते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ बच्चे डाउट हो जाते हैं, समाज का स्वरूप कैसा है, पितृसत्तात्मक है। समाज का स्वरूप कैसा है, पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन महिला का यानी स्त्री का समाज में महत्व दिखाई देता है, स्त्री का महत्व हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सातवाहन वंश को भी मातृसत्तात्मक समाज स्वीकार कर लेते हैं। तो मातृसत्तात्मक समाज नहीं था बच्चों, लेकिन महिलाओं का बेहद सम्मान यहाँ पर दिखाई देता है। कहा जाता है कि सातवाहन वंश में महिलाओं को सामाजिक अधिकार तो थे ही, साथ साथ यहाँ पर इनको शिक्षा और अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार भी इनको दिए गए थे। यानी कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह न सही तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने दिखाई देते हैं, जैसे नागनिका जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की पत्नी है, जैसे बलश्री जो आपके यज्ञश्री सातकर्णी की क्या है, माँ है। तो दोनों ने कहीं न कहीं प्रशासन में भागीदारी निभाई, एक अपने पति के साथ और एक अपने पुत्र के साथ प्रशासन में सहयोग करती है, जो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं राजवंश में महिलाओं का प्रशासनिक ओहदा जो है वो एक महत्वपूर्ण कंडीशन में है, जो अभी तक हमारे इतिहास में दिखाई नहीं दिया। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि भले ही प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह न सही, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस समय महिलाओं का जो अस्तित्व था सातवाहन वंश में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे राजवंशों में अगर आप देखेंगे तो राजाओं के नाम के आगे माताओं का नाम लगा होगा, यज्ञश्री सातकर्णी, बलश्री सातकर्णी, यानी माँ का नाम पुत्र के नाम से आगे जुड़ा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं महिला का जो अस्तित्व है वह एक बेहतर कंडीशन में था। और अगर राज परिवार के घराने में इस तरह के उदाहरण अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि सामान्य जो समाज या सोसाइटी है वह आपका अनुसरण करता रहा होगा, क्योंकि राज परिवार जो होता है वह समाज के लिए बच्चों एक रोल मॉडल होता है, और रोल मॉडल का अनुकरण हर व्यक्ति करना चाहता है। तो अगर चूंकि उस समय का इतिहास जो है सबाल्टर्न हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं देती है, नीचे के वर्ग का इतिहास आपको नहीं दिखाई देता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि तत्कालीन समाज में ये परंपरा रही होगी। समाज भी कैसा रहा होगा, महिलाओं को सम्मान देता रहा होगा, उत्पन्न संतान के नाम में माता का नाम जुड़ता रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों के? ठीक है, तो ये एक परंपरा यहां पर दिखती है, तो जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि पिता यानी समाज जो है पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ महिलाओं का अस्तित्व भी इस समाज में हमें दिखाई देता है, क्योंकि महिलाएं
महिलाओं का नाम जो है यानी माँओं का नाम जो है वह पुत्र के नाम के आगे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि माँ के नाम से संतान जानी जाए। तो ये यहाँ पर दिखता है। स्वरूप की बात हो गई। अब स्वरूप के बाद अगर स्तरीकरण की बात देखें कि सामाजिक विभाजन किस तरीके से दिखता है, तो कहा जाता है कि सातवाहन वंश में वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी इसके पहले कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था क्या थी, कमजोर हो चुकी थी। तो बच्चों, वर्ण व्यवस्था कमजोर क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी क्योंकि इसके पहले सातवाहन वंश के पहले जो भी राजवंश हिंदुस्तान में था सामान्यतः वह मौर्य वंश था। अब मौर्य वंश जो है बौद्ध धर्म प्रधान वाला साम्राज्य था। बौद्ध धर्म में सबसे उच्च वर्ग पे कौन था? क्षत्रिय था। बौद्ध धर्म में क्षत्रिय को सबसे उच्च वर्ण माना गया है और ब्राह्मण उससे नीचे है। यानी जो वर्णक्रम है बौद्ध धर्म में वह क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्रम में दिखाई देता है। यानी जो वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वैदिक काल की थी उसका उल्लंघन हो चुका था इस काल में। तो एक बार वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा किया गया, और वह इसलिए किया गया क्योंकि सातवाहन वंश के राजा स्वयं ब्राह्मण धर्मावलंबी है, स्वयं वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। इसीलिए सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि पुनः वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था को इन लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया। यानी इस वर्ण व्यवस्था में जो इनके समय की वर्ण व्यवस्था थी उसमें सबसे ऊपर कौन होगा? ब्राह्मण होगा। उसके नीचे कौन होगा? क्षत्रिय होगा। उसके नीचे कौन होगा? वैश्य होगा। और उसके नीचे कौन होगा? शूद्र होगा। तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देगी। यानी वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर सातवाहन राजाओं के द्वारा यानी सातवाहन वंश के द्वारा किया गया। उसमें भी किसके द्वारा? सातकर्णी के द्वारा। लेकिन एक चीज आपको दिखेगी, कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था तो इन्होंने स्थापित किया लेकिन वर्ण संकर व्यवस्था को इन्होंने रोकने की कोशिश किया, वर्ण संकर व्यवस्था को प्रतिबंधित करने की कोशिश किया। वर्ण व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं, यानी इसकी क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं बच्चों। लेकिन वर्ण संकर व्यवस्था को प्रतिबंधित कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? प्रतिबंधित कर रहे हैं, इसको रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसको रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सोचिए इसका क्या मतलब होता है? वर्ण संकर का मतलब होता है कि जब यहां पर अंतरवर्ण विवाहों का प्रचलन हो। अंतरवर्ण विवाहों का मतलब होता है कि दो तरह के विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम यानी अनुलोम विवाह वह विवाह होता है जब लड़का ब्राह्मण वर्ण का हो, लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो। यानी अगर लड़का उच्च वर्ण का है, लड़की क्षत्रिय वर्ण की है, तो हम उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है। और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, लड़का मान लीजिए वैश्य वर्ण का हो और लड़की मान लीजिए क्षत्रिय वर्ण की हो, तो वह विवाह कौन सा होगा? प्रतिलोम। और अगर दोनों से यानी इस अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वह वर्ण संकर होगी। वह कौन सी होगी? वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब दो वर्णों से मिलकर उत्पन्न होने वाली। तो इसका मतलब कि अंतरवर्ण विवाहों को कहीं न कहीं इन्होंने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, और यानी इसका मतलब हुआ कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को रोकने की कोशिश इन लोगों ने किया। यानी ब्राह्मण वर्ण का विवाह ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय वर्ण में, यानी अंतरवर्णीय विवाहों के प्रतिबंध को लागू करने की कोशिश इस समाज के द्वारा की गई। ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो समाज है, सामाजिक स्तरीकरण है, अगर हम उसको देखें तो एक तरफ हमें ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज दिखाई देता है, 4 वर्णों में बटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यह समाज जो है कर्म के आधार पर भी बंटता है। ये तो वर्ण के आधार पर विभाजन है, कर्म के आधार पर भी बच्चों सातवाहन कालीन समाज डिवाइड दिखाई देता है, बटा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि इसी समय आपको ऐसी जातियों की उत्पत्ति दिखाई देगी जो कर्मों के आधार पर हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी का काम करने वाला, बात समझ रहे नहीं? जैसे कुम्हार मिट्टी का काम करने वाला, जैसे लोहार, ये धातुओं के आधार पे है कि नहीं?
लोहार किसे कहते हो आप? लोहार कहते हो उसे जो लोहे का काम करता है। यानी कहीं न कहीं कार्य के आधार पर आप जातियों के उत्पत्ति की संकल्पना को जन्म दे रहे हो। यहाँ कार्य के आधार पर यानी व्यवसाय के आधार पर नई जातियों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, इस तरह के वर्गों का उदय देखा गया है। यानी कार्यों के आधार पर, व्यवसायों के आधार पर भी समाज बटा हुआ दिखाई देता है। जैसे आज है, आज भी आप, अब तो थोड़ा सा नहीं दिखता, पहले आप चले जाइए 20 साल पहले बच्चों, तो कहीं न कहीं आपके व्यवसाय के आधार पर सामाजिक जातियां उत्पन्न हुई थी। आप देखिए तो आपको धोबी दिख जाएगा, नाई दिख जाएगा, आपको लोहार दिखेंगे, कुम्हार दिखेंगे, बढ़ई दिखेगा। ये जो जातियां थी ये कहीं न कहीं व्यवसाय आधारित जातियां थी। तो इस तरह की संकल्पना आपको सातवाहन वंश में भी दिखाई देती है। वहां पर भी जो है वर्ण व्यवस्था के साथ साथ व्यवसाय आधारित जातियां यानी व्यवसाय के आधार पर भी समाज विभाजित दिखाई देता है। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर भी समाज क्या है? बटा हुआ दिखता है बच्चों। ठीक, तो ये दो आधार यानी दो चीजों की हमने जानकारी आपको दिया कि सामाजिक विभाजन के दो आधार हमको दिखाई देते हैं। एक हमको दिखा आपका वर्ण व्यवस्था और दूसरा हमें दिखा व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन। यानी सातवाहन कालीन जो समाज है वो दो आधारों पर क्या है? बटा हुआ है। ठीक, अब हम देखेंगे स्त्री की दशा, यानी स्त्री की दशा कैसी है। तो एकदम क्रम से, एकदम चरण वाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्त्री की दशा, सातवाहन वंश में स्त्री दशा कैसी है? सातवाहन वंश में स्त्री दशा कैसी है? तो देखिए, कहा जाता है कि सातवाहन वंश में स्त्री को, अब यहां भी जन्म से हम देखेंगे, स्त्री को जन्म से हतोत्साहित नहीं किया गया है। जन्म से हतोत्साहित नहीं किया गया है, यानी स्त्री के जन्म को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि स्त्री की स्थिति सातवाहन वंश में क्या है? अच्छी मानी गई है बच्चों। यहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी मानी गई है, बेहतर मानी गई है। इसलिए इसका ये भी प्रमाण मिलता है कि स्त्रियों के जन्म को सातवाहन वंश में हतोत्साहित नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है कि जिस राजवंश में, जिस समाज में माँ को इतना महत्व दिया जाता हो कि पुत्र अपने नाम के आगे उसके नाम को जोड़े, तो सीधी सी बात है ऐसे समाज में कहीं न कहीं महिला के जन्म को प्रोत्साहन दिया गया होगा, उसके जन्म को हतोत्साहित करने की कंडीशन दिखाई नहीं देती है। अब बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा का अधिकार महिलाओं को क्या था? प्राप्त था। शिक्षा का अधिकार इनको प्राप्त था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर है, कुछ लोगों का ये मानना है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को ये अधिकार नहीं रहा होगा। ठीक है, इनका मानना है कि राजवंश की महिलाओं को या कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी उनको ही शिक्षा का अधिकार दिया गया रहा होगा, सामान्य वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन हमको दिखाई देता नहीं। ठीक, लेकिन हम भी यही मानेंगे कि आम तौर पर जब वर्तमान हिंदुस्तान में गरीब बच्चियों को शिक्षा का अधिकार अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उस समय भी कहीं न कहीं ये कुलीन वर्ग की महिलाओं को ही दिया गया होगा या कुलीन वर्ग की महिलाओं को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त रहा होगा। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि कहीं न कहीं कुलीन वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार बच्चों क्या था? प्राप्त था। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, शिक्षा का अधिकार था, लेकिन समान रूप से पूरे समाज की महिलाओं को पूरी तरह जो है दिखाई नहीं देता है या पूरी तरह से प्राप्त नहीं था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपको बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं दिखता है, बाल विवाह के प्रमाण भी नहीं दिखते हैं। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा समाज जिसमें महिला को सम्मान प्राप्त हो, उस समाज में महिलाओं से जुड़ी हुई बुराइयों की संख्या भी क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो वहां पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं से जुड़ी हुई बुराइयों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई बाल विवाह की परंपरा दिखाई नहीं देती। ठीक, इसके साथ साथ विवाह के उपरांत के अधिकारों की अगर बात की जाए तो प्रशासन में भागीदारी महिलाओं की दिखती है। प्रशासन में प्रशासनिक भागीदारी
महिलाओं की दिखाई दे रही सातवाहन वंश में। आपने देखा कि नागनिका जो सातकर्णी की पत्नी है, नागनिका ने संयुक्त रूप से शासन किया था। नागनिका ने शासन किया और यज्ञश्री ने भी शासन किया था। तो ये उदाहरण देखकर ये लगता है कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी राजाओं से जुड़ी हुई महिलाओं ने प्रशासन में पार्टिसिपेट किया हो। अगर प्रमाणिक तौर पर या कानूनी तौर पर महिलाओं को अगर राजनैतिक या प्रशासनिक अधिकार दिए गए होते तो हर पुरुष की जो पत्नी है या माँ है वह उसके साथ प्रशासन में भागीदारी दिखाती, लेकिन ऐसा हमें एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता। लेकिन यह भी कहा जा सकता है चूंकि सातवाहन वंश का अधिकतम जो इतिहास है वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। कुछ ही राजाओं के बड़े स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट राजनीतिक उपलब्धियां हमको दिखती हैं, जैसे सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय, पुलमावी, ये ही कुछ राजा हैं जिनकी स्पष्ट जानकारी हमारे पास है। और उनमें से कम 2 या 3 ऐसे राजा हैं जिनकी माताएं और उनकी पत्नियां उनके साथ प्रशासन में दिखाई देती हैं। तो हमारे कहने का जो आधार है यहाँ मजबूत हो जाता है कि नहीं हो सकता है इस तरह की व्यवस्था रही हो कि उनको राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार दिए गए हों। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं चूंकि हमारा इतिहास अधूरा है, हम सातवाहन वंश के पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, वो अंधकार युग एक लंबा युग है जिसमें बहुत से ऐसे राजा या रानियां रहे होंगे, तो वहां पर चूंकि स्पष्ट जानकारी नहीं है तो हम ये भी कहने की कंडीशन में नहीं है कि नहीं पूरी तरह उनको राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे वो कानूनन रहे होंगे। तो कानूनन रहे हैं कि नहीं रहे हैं ये बहुत स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ बीच का एक रास्ता हम निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इन उदाहरणों से ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इनकी जो प्रशासनिक कंडीशन है वो एक सम्माननीय स्थान पर है या स्तर पर है, कहीं न कहीं इनको प्रशासन में भागीदारी दी गई है। ठीक, ये आप रास्ता निकाल सकते हैं कि अवसर मिलने पर इनको प्रशासन में सहयोग करने का माने अधिकार था। ठीक है, या राजा कमजोर हो, ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है जब बेटा अल्पवयस्क हो या राजा की मृत्यु हो जाए, कोई उत्तराधिकारी न हो, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन भारतीय इतिहास में दिखाई देती है जहां महिलाओं ने नेतृत्व संभाला। और अगर इन महिलाओं को अवसर मिला है तो बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने अपनी वीरता, अपने साहस, अपने निर्णय क्षमता को आपके सामने सिद्ध भी किया है। चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो आपकी ताराबाई हो, चाहे आपकी जीजाबाई हो, चाहे आपकी जो है ये दक्षिण भारत में चांद बीबी हो, तो बहुत सारे ऐसे आपको, आप चालुक्य वंश की रानियों को देख लीजिए, बात समझ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे नाम आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे आप जिस वंश को पढ़ रहे हैं उसी वंश में आप ले लीजिए, नागनिका एक योग्य शासिका थी जिसने योग्य संचालन किया था। तो इससे यह पता चलता है कि नहीं, योग्यता जो होती है वो शरीर देखकर नहीं होती है, वो जैविक नहीं होती है, वो उत्पन्न की जाती है। तो महिलाओं को भी अगर भारतीय इतिहास में समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिए गए होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक, हम और ऐसे वीरों, योद्धाओं और ऐसी बहुत सी महान शासिकाओं के उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होते जो आज शायद नहीं है या कम है बच्चों। ठीक है, तो ये अधिकार इनको दिखता है। ठीक है, तो महिलाओं को प्रशासनिक अधिकार भी दिखा है और माना जाता है कि इनको आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। आर्थिक अधिकार भी सातवाहन वंश में, जो शायद अभी तक किसी वंश में उस तरह से दिखाई नहीं देता, ऋग्वैदिक काल को छोड़ दीजिए, तो सातवाहन वंश में इतिहासकारों ने माना है कि इनको आर्थिक अधिकार दिए गए थे। इनको आर्थिक अधिकार बच्चों क्या थे, प्राप्त थे। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि इनको धार्मिक अधिकार दिए गए थे, यानी कोई भी पूजा पाठ जो है वह बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं मानी जाती थी। यहाँ तक कहा गया है कि सभा में स्त्रियां भाग लेती थी। सभा और समिति जिस तरह से आपके ऋग्वैदिक काल में थी, वहां भी स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी और यहां भी स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। तो ये भी दर्शाता है कि प्रशासन का अंग था सभा। ठीक, इससे भी ये लगता है कि स्त्रियों को प्रशासनिक राइट दिए गए थे। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में यह कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के संपन्न नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सातवाहन वंश में पति और पत्नी दोनों मिलकर किसी धार्मिक कार्य या शुभ कार्य को संपन्न करते थे। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं महिलाओं को प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार पर अन्य राजवंशों की अपेक्षा
एक बेहतर कंडीशन, एक बेहतर स्थिति सातवाहन वंश में क्या थी, प्राप्त थी। ठीक है, तो इतना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई बुराई हमें समाज में दिखाई नहीं देती, खास तौर से पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसा कोई एग्जाम्पल हमें यहाँ पर नहीं दिखा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य राजवंशों की अपेक्षा जो आने वाले समय में जैसे गुप्त वंश है या गुप्तोत्तर काल है, वहां से कहीं बेहतर कंडीशन हमें इस काल में दिखाई देती है। या सातवाहन वंश से पहले सूत्र काल में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी, वहां पर बहुत सारे ऐसे कठोर नियमों का प्रावधान हमें दिखता है जिसको देखकर ये लगता है कि महिलाओं के लिए अभिशाप रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस तरह की कंडीशन या स्थिति हमें इस समय दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है कि नहीं, जो मान्यताएं एक बार बन चुकी थी वो इतने जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि सामान्य वर्ग का इतिहास लिखा नहीं गया है, केवल राजा राजाओं और महाराजाओं का इतिहास लिखा गया है, कुलीन वर्ग का इतिहास लिखा गया है। इसलिए स्त्रियों के संदर्भ में जो बुराइयां हैं वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उनसे हम पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। अगर शायद निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का इतिहास लिखा गया होता तो हम शायद समाज में प्रचलित जो मान्यताएं थी उनसे पूरी तरह क्या होते, परिचित हो पाते या जुड़ पाते। ठीक है, तो ये बातें कही जाती हैं स्त्रियों के बारे में। तो ये स्त्री दशा है। आभूषण की बात करें तो वही चीज है, आभूषणों का उपयोग पहले की तरह अभी भी प्रचलन में था, स्त्री धन अभी भी प्रचलन में था, जो बार बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे धार्मिक दशा। ठीक है, धार्मिक दशा, धार्मिक दशा कि सातवाहन वंश में धार्मिक दशा क्या है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि यही वो काल है जब शकों एवं यवनों का भारतीकरण किया गया। इन दोनों का क्या किया गया, भारतीकरण किया गया, यानी समाज में एक नया वर्ग भी क्या हुआ, शामिल हुआ। इन दोनों का भारतीकरण कर दिया गया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि समाज में एक विदेशी वर्ग का भी आगमन हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, यानी जो भारतीयता आपकी थी, जो पूरी एकदम प्योर भारतीयता थी, वह भारतीयता पूरी तरह प्योर नहीं रह गई है। एक ऐसा वर्ग भी शामिल हो गया है आपके समाज में जो कभी क्या था, विदेशी था, और ये पहली बार ऐसा होना शुरू हुआ है। और ये परंपरा जब शुरू हुई है तो ये रुकने वाली नहीं है, ये यूरोपियों तक आपके दिखाई देगी। इसके बाद हूण आएंगे, फिर इसके बाद कुषाण आएंगे, पार्थियन कुषाण आएंगे, फिर आपके हूण आएंगे, हूण के बाद तुर्क आएंगे, तुर्क के बाद मुगल आएंगे, और ये परंपरा चलती रहेगी। यानी विदेशी जातियों के भारतीकरण की जो परंपरा शुरू होने जा रही है यहाँ पर, ये परंपरा आने वाले समाज में आपको दिखाई देती रहेगी। ठीक है, बच्चों आपकी संख्या बेहद कम है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या रीजन है? क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? आप लोगों तक लिंक पहुंच रहा है कि नहीं बच्चों? मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? ओके, ओके, लिंक में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। लिंक पहुंच रहा है ना आप लोगों के पास? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं धार्मिक दशा की कि धार्मिक दशा क्या थी। ये एक बात हमने बताई, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ से एक नई परंपरा समाज में स्टार्ट होती है, विदेशियों का भारतीकरण। ठीक है, यहीं से एक परंपरा ये भी स्टार्ट होती है, विदेशियों का भारतीकरण।
धार्मिक कंडीशन क्या है इसको भी देखते हैं। देखिए, अगर धार्मिक दशा की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम सातवाहन राजाओं की बात करें तो इनकी नीति कैसी थी? सहिष्णुतात्मक थी। ये कैसे राजा थे? सहिष्णु राजा थे। ठीक है, इनकी नीति कैसी है? सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब होता है ऐसा राजा या ऐसा राजवंश जो सभी धर्मों को समान महत्व दे। ठीक है, सभी धर्मों यानी उसका अपना धर्म भले ही कुछ हो, अलग हो, लेकिन अन्य धर्मों को विकसित होने का भी वो अवसर दे। ऐसी नीति को क्या कहा जाता है? सहिष्णु नीति कहा जाता है या सहिष्णुतात्मक नीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके इनकी नीति। और मूल रूप से अगर हम देखें तो सातवाहन वंश के राजा ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। लेकिन ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के विकास में भी, बौद्ध धर्म के विकास, बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर सातवाहन वंश के धर्म को देखें तो राजा का जो धर्म है यानी राज परिवार का जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे ऐसे प्रतीक विकसित होते हुए दिखाई देंगे जो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना हो, एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना हो तो अजंता, कारले, भांजा गुफा, इसके बाद फिर आप देख लीजिए नागार्जुनी कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अमरावती, ये ऐसे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म के केंद्र हैं बच्चों। ये बौद्ध धर्म के केंद्र हैं, बौद्ध कला के केंद्र माने जाते हैं। कहा जाता है इनके समय, सातवाहनों के समय यहाँ पर भी कलाओं का विकास किया गया। तो यहाँ पर भी अगर बौद्ध कलाओं के विकास में इन्होंने योगदान दिया तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इन्होंने बौद्ध धर्म के विकास का बौद्ध धर्म के विकास में अपना योगदान दिया कि नहीं दिया। इससे ये लगता है कि इनकी नीतियाँ क्या है? पूरी तरह से सहिष्णुतात्मक है। ठीक है, और देख लीजिए कहा जाता है अमरावती की रेलिंग इन्हीं के समय बनी। अजंता में जो चित्रकारियां पाई गई हैं उसमें सातवाहनों के समय की चित्रकारियां हैं जो द्वितीय बीसी में बनी हुई हैं। ठीक, जो सबसे प्राचीन चित्रकारी मानी जाती है, अजंता की जो सबसे प्राचीन चित्रकारियां हैं वो कहीं न कहीं वाकाटकों के समय और किसके समय की है? सातवाहनों के समय की है। कारले गुफा, कारले कहाँ है? ये महाराष्ट्र के पुणे में है। कारले कहाँ है बच्चों? ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। जो आपका एक दर्रा है ना वहाँ पे, कौन सा दर्रा है? अरे भाई भोरघाट है शायद, में भी शायद भोरघाट है, भोरघाट दर्रा है शायद। तो भोरघाट दर्रे देखिए ये थोड़ा एकदम भोरघाट दर्रे पर ही है और भांजा थोड़ा सा भोरघाट दर्रे से हट के है। ये भी पुणे जिले में ही है, ये भी पुणे जिले में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अमरावती ये भी आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के एकदम मुहाने पर। ठीक है, तो ये जो स्थल हैं ये बौद्ध धर्म की कलाकृतियों के केंद्र माने जाते हैं, जिनको कहीं न कहीं इन सातवाहन कालीन राजाओं ने क्या किया है? पुनर्निर्मित किया है। न केवल पुनर्निर्मित किया है बल्कि बौद्ध प्रतीकों को इन्होंने पूजा है। कहा जाता है कि सातवाहन वंश में ब्राह्मण धर्मावलंबी भले ही थे लोग, लेकिन शिव त्रिशूल, बुद्ध के चरण, उनकी पादुका, धर्मचक्र आदि की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में भी क्या है भैया? कोई भगवान के, कोई बजरंग बली के मंदिर जाता है
तो कोई भगवान विष्णु के मंदिर जाता है। तो एक ही परिवार में कई देवताओं के लोग रहते हैं। बेटा बजरंगबली के मंदिर जाता है मंगलवार शनिवार, माँ जो है भगवान माने विष्णु भगवान के मंदिर जा रही है, बेटी जो है कहीं न कहीं भगवान शिव के मंदिर जा रही है, अच्छा वर चाहिए उसको। तो जरूरतों के अनुसार लोगों ने देवताओं की कैटेगरी तय कर रखी है। ये चीजें आपको कहीं न कहीं सातवाहन वंश में दिख रहा है। सातवाहन वंश में क्या है बच्चों कि वहां भी जो है इस तरह की परंपरा आपको दिख रही है कि राजा या राज्य जो है ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय दे रखा है, लेकिन बौद्ध धर्म को भी पूरी तरह से अपनाए हुआ है। और न केवल इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म को विकसित होने का अवसर दिया, बल्कि उसके विकास में, उससे जुड़ी हुई कलाकृतियों के निर्माण में इन्होंने अपना अहम योगदान कहीं न कहीं क्या किया, निर्मित किया। कहा जाता है कि इन्होंने कार्ले, नासिक गुहा, नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक गुहा और कार्ले गुहा का निर्माण इन्हीं के समय हुआ है। वहां पर बिहारों का निर्माण इन्होंने किया था। बिहार माने होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक, तो इनके समय, सातवाहनों के समय जो धर्म है वह धर्म का क्या है, धर्म मानवीकृत हो चुका है, यानी देवता मनुष्य के रूप में है। उनकी मूर्ति पूजा का प्रचलन है। ठीक, हालांकि मंदिर निर्माण की संकल्पना अभी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन दिखता है, प्रतीकों की पूजा दिखती है, तो प्रतीकात्मक धर्म भी दिखाई दे रहा है। और धर्म कैसा है, सहिष्णुतात्मक है, यानी बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों के विकास के अवसर यहाँ पर दिखते हैं। जो यानी कहने का मतलब है कि राजा या राज परिवार दोनों कैसे हैं, उनकी नीतियाँ पूरी तरह से स्पष्ट हैं। सभी धर्मों को समान अवसर हैं विकास करने के। ठीक है, तो ये धर्म और समाज की कंडीशन है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए, कला में जब आप आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये आर्ट में बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्ट में ये चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नागार्जुन कोंडा, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भांजा, कार्ले की चैत्य गृह, तो देखिएगा, हो सकेगा तो चित्रकला जब पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर में तो वहाँ इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सातवाहन कालीन अर्थव्यवस्था। सातवाहन कालीन अर्थव्यवस्था, सातवाहन वंश की अर्थव्यवस्था। सातवाहन वंश की अर्थव्यवस्था, ठीक। तो अर्थव्यवस्था में हमने आपको बताया है कि जब भी आप अर्थव्यवस्था पढ़ें तो अर्थव्यवस्था में आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है और दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर या व्यापार कैसा है। वे सेवा सेक्टर तो है नहीं। यहाँ पर मूल रूप से अर्थव्यवस्था के दो ही क्षेत्र दिखते हैं, कृषि क्षेत्र और उद्योग व्यापार का क्षेत्र। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया धर्म में बताना। धर्म में दो संप्रदायों का उदय हुआ था, जो बौद्ध धर्म से दोनों जुड़े संप्रदाय हैं, और उनका उदय जो है इसी सातवाहन वंश में हुआ था। तो बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय है बच्चों, भदायनीय संप्रदाय। भदायनीय संप्रदाय आपको यहाँ नोट कर लीजिएगा, एक संप्रदाय है भदायनी संप्रदाय। इसका विकास जो है आपके सातवाहन वंश में ही हुआ था, भदायनी संप्रदाय। और यह संप्रदाय कहाँ पर विकसित हुआ था, कहाँ पर विकसित हुआ था? कन्हेरी और नासिक में। ये संप्रदाय प्रचलन में कहाँ था? कन्हेरी और नासिक। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, भदायनी संप्रदाय कन्हेरी और नासिक क्षेत्र में प्रचलित था। और एक था महासंघिक संप्रदाय। महासंघिक से आप लोग परिचित होंगे। महासंघिक ये भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। इसी महासंघिक से महायान संप्रदाय विकसित हुआ था। यह संप्रदाय कहाँ है? कार्ले में। यह संप्रदाय कहाँ पर है बच्चों? कार्ले में। एक और है, एक और याद आया, एक है आपका बहुत धम्मेतरीय संप्रदाय। धम्मेतरीय, इसको नोट करिए, धम्मेतरीय संप्रदाय। ये तीन संप्रदाय आपके सातवाहन काल के हैं। धम्मेतरीय संप्रदाय ये आपका था
धम्मेतरी संप्रदाय बच्चों, ये अभी रुक जाइए बता रहे हैं। धम्मेतरी संप्रदाय, हाँ ये आपका सोपारा में है। ये कहाँ था? सोपारा। ठीक है, तो ये 3 संप्रदाय जो है आपके विकसित हुए थे सातवाहनों के समय, जिनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। हालांकि ये तो पुराना है, ये पहले का ही है, ठीक है, लेकिन इन तीनों का प्रभाव आपके सातवाहन काल में दिखाई देता है, जिनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक, अब देखेंगे सातवाहन कालीन अर्थव्यवस्था। तो देखिए बच्चों, सातवाहन वंश में ज्यादातर हमको फोकस करना किस पे? व्यापार पे, ठीक है। यहाँ एग्रीकल्चर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात कर लें, कृषि की। तो कृषि विकसित अवस्था में है, समृद्ध अवस्था में बताया गया है, ठीक है, समृद्ध अवस्था में बताया गया है। कृषि जो भूमि है, भूमि बच्चों 2 प्रकार की है, स्पीड अपनी थोड़ी मेंटेन करिएगा। भूमि 2 प्रकार की है, एक राजा की है और दूसरी किसान की है, यानी किसानों की भूमियां भी हैं और राजा की भूमियां भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो राजा की भूमि पर खेती करता था, जो राजा की भूमि पर खेती करता है बच्चों, इसको जो कर की दर है, कर की सामान्य दर की अगर हम बात करें तो कर की दर कितनी है? 1/6 है। और भू राजस्व जो है, जो भू राजस्व था, भू राजस्व अनाज एवं नगद दोनों रूपों में दिया जाता था। अनाज एवं नगद दोनों रूपों में भू राजस्व देने की प्रथा थी, ठीक। हाँ, एक नई परंपरा का यहाँ जन्म होता है और वह जन्म है भूमिदान का। एक नई परंपरा का जन्म होता है जिसे भूमिदान कहते हैं। इसको हम बेहद रूप से अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन आप ये जानिए कि भूमिदान कौन करता था? राजा करता था बच्चों। और राजा अगर उस भूमि को दान करना है जो किसान के अंडर में है, तो उसे किसान से अनुमति लेनी पड़ती थी। वह किसान से क्या लेता था? अनुमति लेता था। पहले इससे भूमि को राजा क्रय करता था, फिर जो है इस भूमि को दान देता था, यानी उस भूमि का मूल्य उसे दे दिया जाता था। तो ग्रामदान करने की प्रथा यहाँ से दिखती है। और कल हम आपको बताए थे अजकालकी ग्राम, करजक ग्राम दान किया था सातकर्णी ने। तो ग्राम दान की ये परंपरा आगे चलकर समाज को किस तरह से प्रभावित करती है? तो आगे चलकर सामंतवादी जो प्रथा विकसित हुई वह इसी ग्रामदान परंपरा का ही क्या थी? परिणाम थी। तो ये सामंतवादी परंपरा आपके समाज और प्रशासन से जुड़ी हुई बच्चों, ये समाज एवं प्रशासन से जुड़ी है। ये अपना एक अलग टॉपिक है, ठीक है, मेंस का ये टॉपिक है सामंतवाद, ठीक है। तो सामंतवाद को जन्म देने में इस भूमिदान का ही सबसे बड़ा क्या है? योगदान है, ठीक है। तो अनाजों में मुख्य अनाज क्या था? चावल है। अनाजों में मुख्य अनाज क्या है? चावल है, ठीक। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पर भूमि राजा और किसान दोनों में क्या है? बटी हुई है, ठीक। तो भूमिदान का अपना एक महत्व हमें पहली बार यहां पर दिखता है और भूमिदान की एक नई परंपरा सातवाहन वंश में दिखाई देती है, ठीक है। अब हम आते हैं मूल रूप से किस पे? व्यापार पे, यानी इंडस्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट पे, ठीक। देखिए तो इसको ऐसे समझिए बच्चों, ठीक। ये आपका गुजरात है, ये आपका क्या है? गुजरात। ये आपका क्या है? गुजरात है, ठीक है। इससे नीचे आओगे तो यहां पर आपका है सोपारा, सोपारा, ठीक है। सोपारा के ऊपर है भड़ौच, भड़ौच, सॉरी सोपारा पड़ेगा महाराष्ट्र में बच्चों, माफ करिएगा। सोपारा आपका पड़ेगा, ठीक है, सोपारा ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके नीचे आएंगे तो कल्याण है,
यहाँ पे आपका भड़ौच है। देखिए कहते हैं कि मुख्य बंदरगाह इस समय कौन है? भड़ौच। ये आपका मुख्य बंदरगाह था, मुख्य बंदरगाह है ये बच्चों, आपका मुख्य बंदरगाह था। अच्छा, जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार का जो स्वरूप है, व्यापार का स्वरूप दोनों प्रकार का दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस समय सबसे प्रगतिशील था, और राष्ट्रीय माने आंतरिक। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कहाँ कहाँ से है? वो आपके मिस्र से है, वो आपके यूनान से है, वो आपके चीन से भी है, और वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया जिसको आप मलय द्वीप कहते हो, या सुवर्ण द्वीप, या नीचे श्रीलंका से भी था, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो पूरे एकदम क्या है? प्रगतिशील है, ठीक है, पूरी तरह से डेवलप कंडीशन में दिखाई दे रहा है बच्चों, जो इंटरनेशनल व्यापार है। अब देखिए कहते हैं जो व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है ये बच्चों तब विकसित हो सकता है जब आपके यहाँ मुद्रा प्रणाली बहुत बेहतर कंडीशन में हो, ठीक है। क्योंकि वस्तु विनिमय की प्रणाली अगर है तो वस्तु विनिमय प्रणाली से कोई इंटरनेशनल व्यापार बहुत मजबूत कंडीशन में नहीं जा पाता है। बात समझ रहे हैं नहीं? अच्छा, इनके समय व्यापार एकदम मजबूत कंडीशन में था। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है मिलिंद पन्हों में, दो ग्रंथों में। देखिए, एक ग्रंथ है बच्चों मिलिंद पन्हों, जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार यानी 75 टाइप के व्यवसाय बताए गए हैं। व्यवसाय 75 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं। एक दूसरा ग्रंथ है महावस्तु, इसमें 36 प्रकार के शिल्पकार बताए गए हैं, यानी शिल्प 36 प्रकार के शिल्प बताए गए हैं, ठीक। अच्छा, पश्चिम में जिस बंदरगाह से व्यापार होता था वो भड़ौच है, ठीक। अब पश्चिम में किससे होता है? मिस्र और यूनान से। किससे? मिस्र और यूनान से, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बंगाल है बच्चों, ये बंगाल यहां टर्न मारता है। यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो अगर चीन से व्यापार करना है, या यहां पर जो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका मलय द्वीप यानी सुवर्ण द्वीप का है, जहां पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ये मसालों के द्वीप के नाम से फेमस था। ये मसालों के द्वीप के नाम से क्या है? फेमस है। तो यहां भी व्यापार कहां से होता था? कहा जाता है कि सोने का चिड़िया भारत इसी समय बन रहा था बच्चों। ये देखिए, यहां भी अगर व्यापार करना होता था तो यहीं से आगमन होता था, ठीक है, यहीं से आगमन होता था। और इसी दूरी को कम करने के लिए मौर्य वंश में अशोक ने यहां पर रहने वाले कलिंग को क्या किया था? जीता था। कलिंग को जीतने का यही मकसद था कि ये मगध जो यहां पर है, इस मगध की दूरी ऐसे हो जाएगी तो ये व्यापारिक दूरी जो है कम होगी, तो लागत क्या होगी? कम होगी, तो लाभ क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी वजह से अशोक ने इसको जीता था। लेकिन अशोक या मौर्य वंश के पतन के बाद यहां पर नया राजवंश आ गया जिसे खारवेल का वंश कहा जाता है, चेदी वंश। ये भी एक मजबूत कंडीशन में था, जिसको कभी सातवाहन पराजित नहीं कर पाए। तो सातवाहनों का संघर्ष हमेशा इधर ही रहा। तो ये कल्याण को छोड़कर ये वाला क्षेत्र किसके अधीन था? शकों के अधीन था। किसके अधीन था बच्चों? शकों के अधीन था, ठीक है। अब देखिए यहां पर चेदी वंश है, यहां पर कौन सा वंश है? चेदी वंश है, ठीक।
तो अब व्यापार की कंडीशन क्या है, सातवाहनों के पास व्यापार की क्या स्थिति है उसको समझिए थोड़ा। अगर उन्हें यूनान से व्यापार करना है, रोम से व्यापार करना है, तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि जहाज निर्माण सातवाहनों के पास होता था, ठीक है, तो ये कल्याण बंदरगाह जो है ये सातवाहनों के अधीन था। कहा जाता है कि जब भड़ौच बंदरगाह पर शकों की जहाजें आती थी, चूंकि इनके लिए जहाजें आती थी, तो इन जहाजों को सातवाहन क्या करते थे, यहीं पर रोक लेते थे आगे, और इन जहाजों को लेकर चले आते थे कहां, कल्याण बंदरगाह पर, ठीक है, और इन जहाजों से माल को उतार लेते थे। ये एक विवाद का कारण बना, किसके किसके बीच, शकों और सातवाहनों के बीच। इसीलिए आप देखिए तो कई चरण में शक सातवाहन संघर्ष दिखाई देता है, और एक ऐसी कंडीशन आई जिस समय कामर्दक वंश में रुद्रदामन का जन्म हुआ या छहरात वंश में नहपान का जन्म होता है। ये दोनों योग्य शक राजा थे, और योग्य शक राजा होने के बावजूद इन क्षेत्रों से पूरी तरह जो है इन्होंने सातवाहनों को हटा दिया। तो जब यहां से सातवाहन हट गए तो इनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था ये ब्लॉक हो गया, और चांदी चूंकि इनको बाहर से मंगानी पड़ती थी, भारत में चांदी का उत्पादन नहीं होता है, चांदी हमेशा भारत में बाहर से आई है, तो जब चांदी की कमी हो गई तो मजबूरन इन्हें क्या हुआ, शीशे की मुद्रा चलाना पड़ा। और यह शीशा 500 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का होता था, 500 ग्रेन का होता था। यह टोकन मनी के रूप में था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ बच्चों। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर सोने की मुद्रा का प्रचलन नहीं दिखाई देगा। कौन सी मुद्रा नहीं दिखाई देगी, सोने की मुद्रा। सातवाहनों में चांदी, तांबा और सीसा, ये तीन धातुओं की मुद्रा ही आपको दिखाई देगी। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से चांदी की मुद्राएं घटी, तो मजबूरन इनको शीशे की मुद्रा चलाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि यहां से व्यापार जो है इनका बहुत मजबूत कंडीशन में था। यहां से व्यापार ये दक्षिण पूर्व एशिया करते थे, और चूंकि इनके घोड़े तीनों समुद्र के पानी पीते थे, तो इसलिए कहा जाता है कि श्रीलंका से भी इनका व्यापार होता था, ठीक है। इन राजाओं को चूंकि दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, दक्षिणापथपति कहा गया है, इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं ये श्रीलंका से भी व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो सातवाहन वंश के व्यापारिक विकास का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कई ऐसे नगर इनके राज्य में दिखते हैं जो उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रतिष्ठान, जो स्वयं इनके राज्य की क्या थी, राजधानी थी। प्रतिष्ठान के संदर्भ में कहा गया है कि ये रोमन माल की मंडी थी। जो प्रतिष्ठान था बच्चों, प्रतिष्ठान यहां है, इनकी राजधानी है प्रतिष्ठान। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ये जो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान जो इनकी राजधानी थी, इसे रोमन माल की मंडी कहा जाता है। रोमन माल की मंडी कहा जाता है। अगर आप रोमन माल की मंडी कहा जाता है, आपको अगर याद होगा तो कहा जाता है कि टालमी, प्लिनी, ये एक ऐसे यूनानी लेखक हैं जो इस व्यापार का विवरण भी देते हैं। प्लिनी को बड़ी दया आती है रोम साम्राज्य के पतन पर। कहा जाता है हिंदुस्तान एक तरफ मजबूत हो रहा था, चाहे वो सातवाहनों के दौर से ही शुरू हुआ। कहा जाता है सातवाहनों के समय जो भारत मजबूत होना शुरू हुआ, ये प्रक्रिया कुषाणों तक चलती रही, और इसी दौर में भारत सोने का चिड़िया बना। तो प्लिनी अपने राज्य के या अपने साम्राज्य के विनाश पर तरस खाते हुए कहता है कि रोम साम्राज्य की महिलाओं के विलासतापूर्ण जीवन की वजह से कहीं न कहीं रोम की सत्ता का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, रोम समाज का पतन हो रहा है। क्योंकि रोम, वो कहता है रोम की महिलाएं अगर रुमाल भी यूज करती हैं तो वो भारत के मलमल का बना होता है। यानी बंग का मलमल, जो बंगाल का मलमल था, वो इतना फेमस था कि यहां से वस्त्र का जो व्यापार था वो बेहद क्या था, बड़ी मात्रा में होता था, जो कहा जाता था रोम जाता था, और बदले में वहां से क्या आता था, सोना आता था। क्या आता था बच्चों, सोना आता था। कहा जाता सातवाहनों की अगर हम बात करें, सातवाहनों की बात करें तो जैसे हम एक नगर की बात किए प्रतिष्ठान, ये रोमन माल की मंडी था। यहां पर कल्याण बंदरगाह पर वह रोम की सारी वस्तुएं उतरती थी, और यहां से उन वस्तुओं को इन भारत के अंदर बेचा जाता था। और सुनिए, यहां से दक्षिण से मसाला और यहां से मसाला लाकर, और यहां पर जो वस्तुएं भारत के आंतरिक क्षेत्रों में उत्पादन होती थी वह यहां लाकर इस बंदरगाह के थ्रू कहां भेजी जाती थी, रोम को भेजी जाती थी। तो कौन सी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं बच्चों, रत्न, मलमल, रत्न है, मलमल है, विलासतापूर्ण वस्तुएं हैं,
चीनी, इलायची, लौंग, हीरा। इलायची को इलायची को यवनिका कहा गया है, नहीं लौंग को कहा गया है, ठीक है। यवनिका जो आपके यौवन को बनाए, नहीं सॉरी काली मिर्च को कहा गया, माफ करिएगा, काली मिर्च को कहा गया है, यवनिका जो आपके यौवन को बनाए रखे। तो कहा जाता है दक्षिण का मसाला, भारत के मसाले भी बेहद गुणवत्तापूर्ण थे। तो लौंग, इलायची, चीनी, हीरा, मलमल, विलासतापूर्ण वस्तुएं, रत्न और मनके, पत्थर के मनके, ये भारत से निर्यात किए जाते थे, वो यहाँ पर लाए जाते थे और इस बंदरगाह से कहाँ भेजे जाते थे? रोम भेजे जाते थे, क्योंकि रोम की महिलाओं को भारत की जो लग्जरियस गुड्स थी, जो विलासतापूर्ण वस्तु थी, उसकी बेहद क्या थी? डिमांड थी। और इसी वजह से प्लिनी इस बात का उल्लेख भी करता है। कहा जाता है कि भड़ौच बंदरगाह की अगर हम बात करें, भड़ौच भी क्या था? एक मंडी था। ये भड़ौच जो गुजरात में है, ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये भी क्या है? एक मंडी है, यहां पर वस्तुएं उतारी जाती थी। अगर भड़ौच की बात करें तो टालमी एक लेखक भी है, ठीक। टालमी से मार्केट टाउन कहता है, टालमी से भड़ौच को क्या कहता है? मार्केट टाउन कहता है। टालमी से भड़ौच को क्या कहता है बच्चों? मार्केट टाउन कहता है। किसको? भड़ौच को। अन्य नगरों की अगर हम बात करें कि अन्य कौन कौन से नगर हैं, तो उसमें नासिक आता है, बैजंती आता है, धान्यकटक आता है, आपका अमरावती आता है। अमरावती यहां है, अमरावती, धान्यकटक ये भी यहीं पर पड़ेगा ऊपर, धान्यकटक, विजयपुर बच्चों इसी को कहा गया है, अमरावती को ही विजयपुर कहा गया है, ठीक। तो प्रतिष्ठान हो गया भड़ौच है, धान्यकटक, अमरावती, ये ऐसे नगर थे जो व्यापारिक वस्तुओं के लिए क्या थे? फेमस थे। बैजंती को भी इसमें रख लीजिएगा। और नासिक पहले से ही है, ठीक, नासिक महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, नासिक यहां रख लीजिए, नासिक नगर भी इनके समय है। तो नासिक हो गया, बैजंती, नासिक, बैजंती, धान्यकटक, अमरावती, प्रतिष्ठान, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर हैं। किसके समय के? महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर हैं किसके समय के? आपके सातवाहनों के समय के। तो यहां पर व्यापार इन बंदरगाहों से, और यहां पर व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाहों से, इन मलय द्वीपों से और सुवर्ण द्वीपों से व्यापार होता था। लेकिन आगे चलकर कहा जाता है कि यहां पर कुछ नगरों, कुछ बंदरगाहों का डेवलपमेंट कर लिया गया सातवाहनों के द्वारा इन तटों पर। इन तटों पर दो बंदरगाहों का नाम आता है, ठीक। हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि इनका उपयोग ये लोग कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे। तो एक है अल्लोशीगो, एक नाम तो बड़ा टफ टिपिकल है बच्चों, एक नाम है अल्लोशीगो, दो थे अल्लोशीगो, दूसरा हमको भी नहीं याद आ रहा है, वो भी इसी तरह का नाम है, टिपिकल है, ठीक है, थोड़ा टफ है, ये इसके ऊपर है, ठीक। तो कहा जाता है कि बाद में चलकर इन बंदरगाहों का उपयोग प्रतिष्ठित सातवाहनों ने किया। एक नाम और है, मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि सातवाहनों का जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें, तो उसका स्वरूप जो है पूरा एकदम बृहद है, यानी पश्चिम में भी, पूरब में भी और दक्षिण में भी, ठीक, इनका व्यापार पूरी तरह क्या है? प्रचलित है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो ये भी माना कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, चीन से भी इनका व्यापार होता था, लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनका भौगोलिक क्षेत्र जो है उत्तर दिशा में नहीं था बच्चों, ठीक है। अब देखिए, चूंकि क्लास अभी और भी कुछ चीजें डिस्कस की जाती, लेकिन चूंकि टाइम ओवर हो गया है, ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट और बताना था आपको। आपने नाम सुना होगा हिप्पालस का, ठीक है। कहा जाता है कि पहली दूसरी ईस्वी पूर्व में ही हिप्पालस नामक एक यूनानी व्यापारी ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज किया। हिप्पालस ने जब अरब सागर में उठने वाली मानसूनी हवाओं की खोज कर दिया, तो कहा जाता है कि मिस्र से भी भारत का व्यापार था सातवाहनों का। मिस्र से, यूनान और रोमन सत्ता से पश्चिम से व्यापार हो रहा था, और पूरब में यमन द्वीप, सुवर्ण द्वीप यानी जो मलय द्वीप है उससे हो रहा था। तो कहा जाता है जब हिप्पालस ने अरब सागर से उठने वाली मानसूनों की खोज कर दिया, तो उसका फायदा सबसे अधिक किसको मिला? मिस्र को मिला। कहा जाता है इसके पहले मिस्र से पूरे वर्ष में केवल 20 जहाजें हिंदुस्तान आती थी, लेकिन जब
इन हवाओं का खोज हो गया तो हर महीने एक जहाज आना शुरू हो गया, यानी व्यापार क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन हवाओं का, मानसूनी हवाओं का भी अपना एक महत्व होता है। समुद्र में देखेंगे ये पवनें जब बदलती हैं तो एक लंबे समय के लिए चेंज होती हैं, तो पवनों की दिशा को देखकर जहाजों को समुद्र में उतारा जाता है। बात समझे नहीं, विपरीत दिशा में जहाज नहीं उतारे जाते, न कहीं नुकसान और क्षति की संभावना होगी। आपने एक सार्गैसो सागर का नाम सुना होगा, बात समझ रहे हैं, आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और मानसून का क्या इंपॉर्टेंस है, मानसून भारत का कैसे जनरेट होता है दक्षिण से, आप इसको भी पता होगा। तो दक्षिण पूर्वी मानसून किस तरह से हिंदुस्तान में आता है, ये जानकारी आपको है बच्चों। ये भी चीज इसी समय हुई, तो इसका भी इम्पैक्ट व्यापार पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इन्होंने ज्यादातर जो आयात किया वह रत्न और सोने का किया, निर्यात जो किया वो ज्यादातर मलमल, चीनी, मसाला, इन चीजों का किया। तो भारत एक आर्थिक मजबूती के दौर में यहां से निर्मित होना शुरू होता है, जो आगे जो है कुषाण वंश में भी आपको दिखाई देगा। तो टाइम चूंकि ओवर हो चुकी है बच्चों, और यहीं पर क्लास को रोकना पड़ेगा। ठीक, और थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी आप लोगों के लिए। क्लास पूरी समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलिए, सबको गुड इवनिंग।